नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने जून 2018 के क्वेश्चन पेपर से किया है और यह डिस्कशन जून 2023 के जो क्वेश्चन पेपर्स कराए गए हैं यूजीसी द्वारा वहां तक कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। इस क्रम में हमने 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है और हमने जून 2020 का क्वेश्चन पेपर इस समय डिस्कशन किया जा रहा है, जिसका हम फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत 51 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक का हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। चूँकि ये पेपर 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक इसमें फर्स्ट पेपर ऐड है और 51 से 150 क्वेश्चन तक इसमें सेकेंड पेपर यूजीसी नेट हिस्ट्री के हैं। तो हम चूँकि पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन कर रहे हैं 25-25 क्वेश्चन का, तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत 25 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है और सेकंड पार्ट के अंतर्गत अब 76 से 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन एक कंप्लीट वे में कर रहे हैं, जिससे कि इससे संबंधित भविष्य में यूजीसी द्वारा कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आपसे सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है तमिल सिद्धों के संबंध में। पहला है, तिरुमूलर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था। दूसरा है, तमिल सिद्धवाद में ब्राह्मण विरोधी और कर्मकांड विरोधी लक्षण मिलते हैं। तीसरा है, तमिल सिद्धों ने शिव तथा तमिल देवता मुरुगन के महत्व पर जोर दिया। और चौथा है, तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तांडेनाडु और पांडी-नाडु था। इसके लिए आपको ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। आप 10 सेकंड ले सकते हैं इसका उत्तर देने के लिए, उसके बाद मैं इसका डिटेल व्याख्या करूंगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, यानी कि ये कथन जो है ये गलत है तमिल सिद्धों के संदर्भ में, जबकि 1, 2 और 3 कथन सत्य है। संगम काल में मुरुगन, विष्णु, शिव, इंद्र, बलराम एवं कृष्ण की उपासना की जाती थी। इम्पोर्टेंट है ये लाइन, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका हम पेपर का हम टेलीग्राम चैनल में, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं और वहाँ से जा कर के आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी पेपर के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो एग्ज़ाम के समय में आप क्विक रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये अगर हम बात करें संगम काल में मुरुगन, विष्णु, शिव, इंद्र, बलराम एवं कृष्ण की उपासना की जाती थी। मुरुगन तमिल देश के सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमुख देवता थे और इस देवता की पूजा दक्षिण में प्राग ऐतिहासिक काल से ही की जाती है। तो इसकी प्राचीनता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक काल से ही मुरुगन देवता की पूजा की जाती थी। और आदिचनलूर से मुरुगन की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि अगर मुरुगन की उपासना के साक्ष्य अगर पूछा जाए तो वो मिलते हैं आदिचनलूर। यहाँ से मुरुगन की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं और यहीं से ही कांसे की बनी मुर्गे की मूर्तियाँ मिली हैं। स्कंद या कार्तिकेय या कुमार से मुरुगन का संबंध को स्थापित किया जाता है और तमिल भाषा में मुरुगन का अर्थ होता है कुमार। और मुरुगन का एक दूसरा नाम वेलन भी कहा जाता है और मुरुगन को पर्वत श्रृंखला पर क्रीड़ा करना अत्यंत प्रिय है और उनका प्रतीक मुर्गा था। तो इस प्रकार से इससे संबंधित सभी संभावित क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया गया है। जो नहीं आपको समझ में आया हो बैक करके आप पुनः सुन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, 1914 तक भारतीय पैदल सेना 1914 तक भारतीय पैदल सेना 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे। पहला है बंगाल, बिहार और अवध। दूसरा है बंगाल, बॉम्बे और बंगाल, माफ़ करिएगा, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल।
तीसरा है पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, और चौथा है पंजाब, सिंध और राजपूताना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही आते थे। अगर हम बात करें ब्रिटिश सेना 1947 में भारत विभाजन से पहले भारत में ब्रिटिश राज की प्रमुख सेना थी, और पहली सेना जिसे आधिकारिक रूप से भारतीय सेना कहा गया था उसे 1895 में आधिकारिक रूप से सॉरी तो जो पहली सेना आधिकारिक रूप से भारतीय सेना कहा जाता था उसे 1895 यानी 1895 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, और प्राथमिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं में बंगाल प्रेसिडेंसी के मुसलमानों को भर्ती किया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमान शामिल थे, और ऊंची जाति के हिंदुओं को अवध ग्रामीण मैदानों से भर्ती किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, राजद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कुख्यात धारा 124A यानी 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया। यानी कि राजद्रोह से संबंधित जो कुख्यात धारा 124A है उसको एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब सम्मिलित किया गया। पहला है 1860, 1861, 1870 और 1889 माफ करिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी 1870 में। राजद्रोह से ये संबंधित धारा 124A जो है इसको IPC में 1870 में समाविष्ट किया गया, और इस धारा के अनुसार बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा, उसे कारावास या 3 वर्ष तक की कैद व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है, 1850 यानी 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था। पहला है यूरोपीय पूंजीवादी, दूसरा है बंगाली व्यापारी, तीसरा है पारसी, चौथा है चेट्टियार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या पर पारसी समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुएं कपास और अफीम का व्यापार करता था, और भारत को 17वीं व 18वीं शताब्दी के दौरान दुनिया की औद्योगिक कार्यशाला भी कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था। पहला है खिज़र हयात खान, दूसरा है सिकंदर हयात खान, तीसरा है फजलुल हक, चौथा है खली कुज़म्मा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, खिज़र हयात खान। ये 23 मार्च 1840 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़े थे। और बात करें 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस अधिवेशन में
भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और जिन्ना ने भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे और वे अंत तक अपने निर्णय पर अटल रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। 23 मार्च 1940 के प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप जो है वो सिकंदर हयात खान है, सिकंदर हयात खान ने बनाया था और उसे फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो खलीक कुज़म्मा थे उन्होंने इसका समर्थन किया था। तो इस प्रकार से जो चारों संबंध हैं वो चारों विकल्प दिए गए, उनका सभी का संबंध 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से है, केवल खिज़र हयात खां को छोड़कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहज़ीब अल अखलाक प्रकाशित की? पहला है जमालुद्दीन अल अफ़गानी, दूसरा है सैयद अहमद खान, तीसरा है मोहसिन अल मुल्क, चौथा है मोहम्मद इस्माइल यूसुफ। इसका जो सही उत्तर है वह है सैयद, इनको सर सैयद अहमद खान कहते हैं, तो जो दूसरा विकल्प है वो सही है। और ये आधुनिकतावादी पत्रिका तहज़ीब उल अखलाक जो उर्दू में थी उसको प्रकाशित सर सैयद अहमद खान ने किया था। यह एक हिंदुस्तानी शिक्षक व नेता थे जिन्होंने भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किया था और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंग्रेज़ों की शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का भी प्रारंभ इन्होंने ही किया था। और 1839 यानी 1839 में ये आगरा के कमिश्नर के दफ्तर में ये क्लर्क हो गए और 1857 के विद्रोह के समय में ये बिजनौर में थे और इन्होंने इसका मतलब कि सपोर्ट करने की बात कही थी। और 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, यानी कि 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी। और 1876 में ये अस्थायी रूप से अलीगढ़ में बस गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? पहला है जेसी बोस, दूसरा है पीसी रे, तीसरा है सीवी रमन, चौथा है महेंद्र लाल सरकार। इसका जो सही उत्तर है वो महेंद्र लाल सरकार ने 15 जनवरी 1856 को, माफ़ करिएगा 76 को, 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी महेंद्र लाल सरकार द्वारा। और महेंद्र लाल सरकार एक चिकित्सक थे, समाज सुधारक थे और वैज्ञानिक चेतना के प्रसारक नेता थे। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दूसरे स्नातक मेडिकल डॉक्टर थे और इन्होंने एलोपैथिक की शिक्षा ली थी और होम्योपैथी को इन्होंने अपनाया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया है कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड मार्ले, तीसरा है अलेक्जेंडर मैकेंजी, चौथा है एचएल रिजले। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फोर्थ, यानी एच.एस. रिजले का जो कथन है कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा।
अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन माना जाता है। और विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख के आसपास थी। और इस समय बंगाल में उड़ीसा, बिहार व बांग्लादेश शामिल थे। तो आप इसका एरिया अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा था। और 1874 यानी 1874 में असम बंगाल से अलग हो गया। यानी 1874 में बंगाल से असम अलग हो गया। और कर्जन ने बंगाल का विभाजन का कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, लेकिन ये इसको हम वास्तविक कारण नहीं मानते हैं। और इसकी जानकारी तत्कालीन राज्य सचिव रिजले द्वारा 1904 ईस्वी में कर्जन को लिखे गए उसके पत्र से मिलती है, जिसमें उसने लिखा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। तो चलते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित जो फैक्चुअल हैं वो बता देते हैं। बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ। और 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। और 16 अक्टूबर को, ये सब 1905 की घटना है, तो 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय हुआ। और 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुए। और 16 अक्टूबर को विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ। और 1911 को विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये थोड़ा फैक्चुअल थे, फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? पहला है भूलाभाई देसाई, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सरदार पटेल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, भूलाभाई देसाई। अगर हम बात करें तो आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक और जो अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया। और इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी थे, मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल व कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। और इनके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। और जिसमें नेतृत्व भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, नेहरू और प्रमुख ये लोग वकील थे। नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ये प्रमुख वकील थे। और फौजी अदालत द्वारा इनको तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई, नारे लगाए गए। और लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो के नारे भी लगाए गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन आदर्श नहीं है आर्य समाज के लिए। पहला है शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, दूसरा है ईश्वर के पितृत्व और मनुष्य के भ्रातृत्व भाव में विश्वास, तीसरा है शुद्धि आंदोलन और चौथा है लिंगों के बीच समानता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास आर्य समाज का आदर्श नहीं था। अगर हम बात करें, आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। और दयानंद सरस्वती जो थे वो कठोर सुधारवादी थे। और आर्य समाज जो है, आर्य समाज में छुआछूत, जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि आर्य समाज में जाति व्यवस्था का तो विरोध किया गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया। और हिंदू धर्म को व्यवस्थित करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 सिद्धांतों की स्थापना की है, जिसमें से
जिसमें से 10 सिद्धांतों में से इस प्रकार है। पहला है कि सत्य जो है केवल वेदों में निहित है, इस कारण से आप वेदों का अध्ययन करना आपको परम आवश्यक है। दूसरा जो है उनके 10 सिद्धांतों में से मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया है। तीसरा है अवतारवाद व धार्मिक यात्राओं का उन्होंने विरोध किया है। चौथा है वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है कि कर्म सिद्धांत का समर्थन उन्होंने किया है। छठवां जो है निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास किया है उन्होंने। सातवां है स्त्री शिक्षा में भी विश्वास किया है। आठवां सिद्धांत बाल विवाह व बहु विवाह का विरोध किया है। नौवां सिद्धांत है विधवा विवाह की स्वीकृति। और 10वां है हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार। तो इस प्रकार से आर्य समाज, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और वह पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था, उसके ये 10 सिद्धांत थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1927, दूसरा है 1929, तीसरा है 1931 और चौथा है 1933। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये दिल्ली में एक स्थित एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है और महिलाओं व बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार करने के लिए मार्गरेट कजिन्स द्वारा 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है मार्गरेट कजिन्स के द्वारा 1927 में किया गया था और अन्य महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों को निपटाने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। और पूना में आयोजित पहली बैठक में 2000 उपस्थित लोगों ने इसमें शामिल हुए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है, फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा? पहला है 1947, दूसरा है 1950, तीसरा है 1954 और चौथा है 1959। इसका सही उत्तर है थर्ड, यानी कि 1954 में फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्र को भारत को सौंप दिया। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद भी 3 जो भारतीय क्षेत्र, पांडिचेरी जो चेन्नई के पास है, चंद्रनगर जो कलकत्ता के पास है तथा माही जो कालीकट के पश्चिमी तट पर है, वो फ्रांसीसियों के अधीन था। और एक लंबी संधि वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने नवंबर 1954 में यानी 1954 में 3 भारतीय क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया और भारत के साथ फ्रेंच भारत के विधि सम्मत संघ 1962 तक नहीं हुई, लेकिन 1962 में पेरिस में फ्रांसीसी संसद ने भारत के साथ संधि की पुष्टि की और उसके बाद यह आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इसी के साथ भारत की मिट्टी पर 185 वर्ष पुराना जो फ्रांसीसी शासन था वो ख़त्म मान लिया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? पहला है हैदराबाद, दूसरा है भोपाल, तीसरा जैसलमेर और चौथा जोधपुर। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, जोधपुर। जोधपुर के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहां के महाराजा हरि सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे भारत में मिला लिया गया
और वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 1948 में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया और 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की कि वह भारत की किसी भी रियासत को स्वतंत्रता की घोषणा करने तथा भारत के अवशिष्टांश से पृथक होकर रहने के अधिकार को कबूल नहीं कर सकता। और भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना की, जिसका कार्यभार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। तो भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार ने कब भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की, तो 5 जुलाई 1947 को बनाई और उसका अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया? पहला है आर.पी. दत्त और बेन ब्रेडले, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है छठी कॉमिंटन कांग्रेस, चौथा है फिलिप स्प्रेड। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट आर.पी. दत्त और बेन ब्रेडले। 1936 में साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? पहला है 1853, दूसरा है 1857, तीसरा है 1863 और चौथा है 1872। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण बंगाल काउंसिल द्वारा 1863 में पारित किया गया था और 1863 के कलकत्ता और हावड़ा स्मोक उपद्रव अधिनियम को प्रदूषण संकट को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानूनों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के साथ लाया जाना था। उसी समय की औपनिवेशिक सरकार ने लंदन में शुरू की गई एक सामान पर इस अधिनियम को लागू किया और लॉर्ड कर्जन कलकत्ता का दम घोटने वाले धुएं की बात कहते हुए कहा कि कभी कभी यह भी भूल जाता है कि यह एक एशियाई राजधानी है जो अपने साथ दोपहर के आसमानों को घेर लेती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? ए, घिसकर और पालिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, बी, हल, सी, बैलगाड़ी, डी, खेत से उपजाए गए जौ और मटर। उसके लिए आपको कूट दिया गया है। पहला है केवल बी, सी, डी, दूसरा है केवल ए, सी, डी और तीसरा है ए और डी, चौथा है बी और सी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है भारत की नवपाषाण संस्कृति के संदर्भ में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि घिसकर और पालिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण भारत की नवपाषाण काल संस्कृति के संदर्भ में और खेती से उपजाए गए जौ और मटर। तो अगर हम बात करें भारत की नवपाषाण अगर हम बात करें भारत की नवपाषाण काल संस्कृति से घिसकर और पालिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण तथा खेती से उपजाए गए जौ और मटर पाए गए हैं। पालिशदार कुल्हाड़ी, बसूला तथा हथौड़ा आदि भी नवपाषाण कालिक उपकरण हैं और इनमें से सर्वाधिक प्राप्त नवपाषाण कालीन उपकरण जो है पत्थर की कुल्हाड़ी है और इसी काल में पत्थरों को पालिश करने की शुरुआत मानी जाती है। और 1842 यानी
1842 में मैसूर के लिंग सुरूर से लिंग सुगुर से 9 पाषाण कालिक उपकरण मिले थे। अतः भारत में प्राप्त प्रथम उपकरण 9 पाषाण युग का ही है। और 1860 में लमेंसूरियन ने इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस नदी घाटी में 9 पाषाण काल के पालिशदार सिल्ट प्राप्त किया था। 1860 में लेमेंसूरियन ने, और इससे पहले 1856 में लेमेसूरियन ने मध्य प्रदेश के न्यायगुड़ी से चर्ट की तिराग्र प्राप्त किया था। और 1947 में ब्रह्मगिरी से चमकीली पाषाण कुल्हाड़ी संस्कृति का पता लगाया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित हैं? आपको बताना है कि भारतीय महापाषाण संस्कृति से क्या क्या संबंधित है। पहला है लोहे के औजार और उपकरण, बी जो है घोड़ा, सी जोरवे भांड, डी सार्कोफैगी, ई डोलमेन। और इसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला है सी डी ई, दूसरा है ए बी सी ई, तीसरा है ए बी डी ई और चौथा है बी सी डी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। महापाषाण काल के संबंध में, भारतीय महापाषाण संस्कृति के संबंध में अगर इसके हम सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए बी डी ई। ए बी डी और ई, ये जो है भारतीय महापाषाण संस्कृति के संबंध में सही हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी इसकी व्याख्या कर देते हैं। भारतीय महापाषाण संस्कृति से लोहे के औजार व उपकरण, घोड़े, सार्कोफैगी तथा डॉलमेन संबंधित हैं। और सर्वप्रथम व्हीलर ने कर्नाटक में की गई खुदाइयों के आधार पर महापाषाणी संस्कृति का कालक्रम जो है ईसा पूर्व 3री सदी से ईसवी सन की प्रथम शताब्दी निर्धारित किया है। और आदिचनलूर में किए गए उत्खनन के आधार पर ए सुंदर इस संस्कृति की अवधि जो है 1200 ईसा पूर्व में वो लेकर के गए हैं। और वीडी कृष्णा स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में 40 विभिन्न प्रकार के वृहद पाषाणकारिक जो है कब्रों की खोज की गई है वीडी कृष्णा स्वामी के नेतृत्व में। और महापाषाण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते थे। पहला है कक्ष युक्त कब्र से जुड़ा हुआ, दूसरा है बिना कक्ष वाले कब्रों से जुड़ा हुआ, और वैसे महापाषाण जो किसी प्रकार के कब्र से नहीं जुड़े थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? पहला है ए धौली, बी जौगढ़, सी सन्नति, डी उदगोलम। इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है ए और बी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है ए बी सी, चौथा है बी सी डी। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी ए बी और सी। जो पृथक शिलालेख हैं अशोक के वो धौली, जौगढ़ और सन्नति से मिले हैं। धौली जो है तोसली और जौगढ़ जो है समापा अभिलेख को 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? तो आपको बताना है कि कौन से महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्षण हैं। ए बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, बी स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, सी बोधिसत्व की अवधारणा,
डी बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग। और इसके लिए आपको कूट दिया गया है, पहला है ACD, दूसरा है B और C, तीसरा है A और C, चौथा है AB और C। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B और C, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन था आपका वो सत्य है। बात करें अगर बौद्ध के महायान शाखा की, तो महायान का शाब्दिक अर्थ जो है उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, और इसे श्रेष्ठ यान, बुद्धायान और एक यान तथा बोधिसत्व यान भी कहा गया है। और महायान का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है, जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करता है। और महायान मूर्ति पूजा, भक्ति तथा तीर्थों में विश्वास करता है। बुद्ध जो है प्रथम मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई है। और महायान के प्रमुख संप्रदाय जो है वो शून्यवाद तथा विज्ञानवाद हैं। ये भविष्य में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और महायान त्रिकाय तथा 10 भूमियों में विश्वास करता है। और ये महायान जो है समष्टिवादी धर्म है, और इसमें पुद्गल शून्यता एवं धर्म शून्यता दोनों का उल्लेख किया गया है। और महायान के जो ग्रंथ हैं सामान्यतः संस्कृत में हैं, और इसके प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन, असंग, वेनसांग, दिग्नाग, मैत्रेय, वसुबंधु आदि हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किन अन्य नाम या नामों से जाना जाता था? A देवगुप्त, B देवराज, C देवपुत्र, D देवव्रत। और उसके लिए आपको कूट दिया गया है, पहला है A, दूसरा है AB, तीसरा है ABC और चौथा है BCD। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा देवगुप्त और देवराज। ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात है कि उनको इन नामों से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सहसांग की उपाधि को धारण किया था, सहसांग की। और भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकार यानी कि शकों का शत्रु कहा गया है। और सांची लेख में उसे देवराज तथा प्रवरसेन के चमक लेख में उसे देवगुप्त कहा गया है। तो भविष्य में ये क्वेश्चन बन सकता है कि चमक लेख किससे संबंधित है? तो प्रवरसेन का चमक लेख है, उसी में देवगुप्त कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और सांची लेख में देवराज कहा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? A अपरार्क, B कुल्लुक, C मेधातिथि, D विज्ञानेश्वर। और इसके लिए आपको कूट दिया गया है, पहला AB, दूसरा CD, तीसरा BC और चौथा AC। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा B और C, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। कुल्लुक और मेधातिथि जो है मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। अल-बरूनी और भारत के बारे में दिए गए उसके विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो A है उसे देश से निकाल दिया गया था और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया गया था। B है उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग 4 जातियों के गांव और शहरों से बाहर ही रह सकते थे। C जो है ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में उसने ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का समर्थन किया। D है उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके देश जैसा कोई अन्य देश नहीं है और उनके धर्म जैसा कोई और धर्म नहीं है। तो इसमें से बताना है कि अल-बरूनी और भारत के बारे में उसके दिए गए विवरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए आपको कूट दिया गया, पहला है BCD, दूसरा है AB और D, तीसरा AC और D, चौथा है B और C। तो जो इसमें से कथन है वो हो जाएगा A,
बी और डी। इस प्रकार से आपका जो दूसरा उत्तर है ए, बी और डी वो सत्य हो जाएगा। आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, और जो तीसरा कथन है वो गलत है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर हैं? ए, भीतरगांव मंदिर कानपुर, बी, परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, सी, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, डी, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। और इसके लिए कोड दिया गया है, पहला है ए और बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए डी और चौथा है बी डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए और डी, यानी भीतरगांव मंदिर कानपुर और लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर है ये जो है ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99। 1712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? ए, नाफ्ता, बी, हवाई, बी, बाण, डी, मजनिक। और नीचे विकल्प दिए गए ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा ए और डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, नाफ्ता और डी, मजनिक। इस प्रकार से जो डी विकल्प होगा वो सत्य हो जाएगा कि 1712 में जब अरब सिंध पर आक्रमण किए तो वे अपने साथ नाफ्ता और मजनिक लेकर के आए थे, और डी विकल्प जो है इस प्रकार से सत्य हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 100वें क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन का हम आज डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इल्तुतमिश ने अपने बेटे शाहजादा नासिर उद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नासिरिया मदरसे की स्थापना की। बी जो है, रजिया ने मिनहाज सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया। सी, ग्यासपुर में यमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। और डी है, अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है, और इसके लिए आपको कोड दिया गया है, पहला है ए, सी, डी, दूसरा है ए, बी और डी, तीसरा है बी, सी और डी, चौथा है ए, बी और सी। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, बी और डी। तो इस प्रकार से जो दूसरा हमारा विकल्प था वो हो जाएगा सत्य, ए, बी और डी। आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे पार्ट सेकंड के अंतर्गत जून 2020 के हिस्ट्री के यूजीसी नेट हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। और इसमें आपके जो भी सुझाव हों वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।